have come up with new topic chromosomes, which is another very important structure in biology. Chromosomes इतने important क्यों हैं? क्योंकि इनका जो रोल है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का है। क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम्स है तो क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोमियर कहते हैं। और इन क्रोमोमियर्स में मतलब दीज क्रोमोमियर्स आर द साइट्स फॉर आर यू कैन से आर द प्लेसेस वेयर द जीन्स आर प्रेजेंट। एंड यू नो दैट जीन्स के अंदर ही डीएनए होता है एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। इट मीन्स दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द transmission of genetic characters from one generation to the another, or you can say the transfer of genetic information from parents to their offsprings, from parental generation to filial generation। तो ये सब क्रोमोसोम में ही हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ही है, सो we can say ultimately that chromosomes are those special structures which are very responsible for the inheritance of characters। अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस का जो वीडियो हमने आपको दिया था, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल फिलअप रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये इसके अंदर जो मटेरियल फिलअप है न्यूक्लियस के उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियस से छोटी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड दिस न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोम प्रोडक्शन, मतलब ये राइबोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क भरा रहता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। और यही जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, ये इंटरफेज में देखने को मिलते हैं। मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, सेल इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन नॉट डिवाइडिंग, तो उस समय की जो स्टेज होती है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब सेल डिवीज़न होना होता है तो सेल डिवीज़न में आप जानते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दो फेजेज होती हैं। माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है या जर्म सेल्स में होता है। तो उसके अंदर मियोसिस के अंदर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और माइटोसिस के अंदर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल्स और उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास होते हैं मियोसिस के अंदर। इन मियोसिस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पासिंग इन द प्रोसेस। तो उसमें बेटा जो माइटोसिस है या मियोसिस है उसमें जो स्टेज है, पहली स्टेज है प्रोफेज। पहली फेज को हम प्रोफेज कहते हैं। सेकंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज द टेलोफेज। तो जो मेटाफेज है उसी के अंदर ये थ्रेड्स जो हैं सेपरेट होकर के छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये यूवी स्पाइरल रॉड या किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो ये जो कहने मतलब क्रोमैटिन थ्रेड्स आपस में क्वाइल्ड हैं, दे स्टार्ट सेपरेटिंग और सेपरेट होकर के वो स्मॉल थ्रेड्स का फॉर्म ले लेते हैं। एंड दो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स का बाद में क्या हो जाता है, पेयरिंग। इट मीन्स दैट क्रोमोसोम जो हैं जनरली पेयर्ड होते हैं। ये सिंगल क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा बल्कि ये डबल हो जाएगा। ओके, तो इसके बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है और वो कॉन्स्ट्रिक्शन बाद में एक क्लियर रीजन के रूप में चेंज हो जाता है और इस क्लियर रीजन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 2 आर्म्स बन गई, 2 पार्ट्स इसके बन गए। तो ये जो 2 आर्म्स बन गई, दीज 2 आर्म्स आर नोन एज क्रोमैटिड्स। इनको हम कहेंगे
क्रोमैटिड्स, या एक आर्म को क्रोमैटिड कहेंगे, और जब कई आर्म्स हैं तो ऑल दीज आर्म्स आर नोन एज क्रोमैटिड्स। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर एक पेयर क्रोमोसोम है तो इसके अंदर जो क्रोमैटिड्स हैं दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, मतलब ये दोनों आर्म्स जो हैं कहलाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड दीज टू आर्म्स आर आल्सो सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द सेम क्रोमोसोम, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर हम दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें भी ये सिस्टर हुई, लेकिन ये और ये जो हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। ओके, तो दो अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड द क्रोमैटिड्स फाउंड इन वन क्रोमोसोम आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर हम क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की बात करें तो दे वेयर डिस्कवर्ड बाय वाल्डियर इन 1888। 1888 में इनका जो है डिस्कवरी हुई, और बाद में सटन और वावेरी ने बताया 1902 में कि ये क्रोमोसोम्स ही वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं which are responsible for the transmission of genetic information from one generation to another. Who approved this? These two scientists, Sutton and Bowery. Bowery proved that these chromosomes are responsible for the transmission of genetic information. अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। कहने का मतलब किसी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर जो है वही क्रोमोसोम नंबर दूसरे प्लांट में नहीं होगा। अगर पपाया की बात करें तो पपाया में 18 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, और अगर ओनियन कहें तो 16 हैं, राइस में 24 हैं, पायसम में 7 पेयर्स हैं, है कि नहीं। तो ये क्रोमोसोम नंबर चेंज होता जा रहा है। एनिमल्स में मॉस्किटो में अगर बात करें तो 6 हैं, हाउस फ्लाई में 12 है, ह्यूमन के अंदर 46 हैं, डॉग्स में 78 हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो अप डाउन होता रहता, अप डाउन नहीं होता है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है, मतलब इट वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ, जैसे काऊ में 60 होता है, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं कि ये डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स के रूप में पाया जा रहा है। तो इस डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड को हम पूरे को कहते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर जो डबल स्ट्रैंडेड है या डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड है, इट इज नोन एज क्रोमोनिमेटा। और एक ट्विस्ट को, मतलब एक स्ट्रैंड को हम कहेंगे क्रोमोनीमा, एक ट्विस्ट को कहेंगे क्रोमोनीमा, या एक स्ट्रैंड को कहेंगे क्रोमोनीमा। और इस क्रोमोनीमा के अंदर जो डॉटेड स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं क्रोमोमियर। और इन्हीं क्रोमोमियर्स के अंदर जीन्स होते हैं, और इन्हीं जीन्स के अंदर यही जीन्स जो हैं डीएनए को कैरी करते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी मॉर्फोलॉजी हुई। अब हम इसका जो है आपको बताएंगे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कैसे बनता है, और वो कैसे जो है सेंट्रोमियर में या काइनेटोकोर में चेंज हो जाता है, और डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसको रब करके मैं आपको समझा रहा हूँ। लोग जाने क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनको जानने के पहले हम लोग ये जाने कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से, इसका कंटेंट क्या है, यानी कौन कौन से सब्सटेंसेस या मटेरियल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं। न्यूक्लियो का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनका दो ही कंटेंट है इसमें। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आरएनए और डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है 5% के आसपास होता है और डीएनए 35%, और प्रोटीन जो है 60% होती है। मतलब जो प्रोटीन का अमाउंट है इज मच ग्रेटर दैन आरएनए एंड डीएनए।
और ये प्रोटीन्स जो हैं किस रूप में होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। जो डीएनए के अंदर प्रोटीन होती है दैट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दोनों तरह की जो है प्रोटीन्स इसके अंदर हो सकती हैं। बेसिकली जो प्रोटीन होगी वो नॉन हिस्टोन होगी, सॉरी हिस्टोन होगी, और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम्स। अब हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो पहले ये समझ लो कि जो एनाफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की, जो तीसरी फेज है, क्योंकि पहली फेज प्रोफेज है, दूसरी जो है मेटाफेज और तीसरी एनाफेज। तो इसमें जब क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्रोमोजोम में के अंदर जैसे क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें कहीं पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और यही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बाद में एक क्लियर रीजन के रूप में चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रोमियर। ओके, और यही सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी कहते हैं, आल्सो नोन एज काइनेटोकोर। अब ये जो दो क्रोमैटिड्स बने सेंट्रोमियर के दोनों तरफ के हिस्से को हम क्रोमैटिड कहते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन दिस वीडियो, अर्लियर इन दिस वीडियो। तो इसमें जो क्रोमैटिड है इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो लेंथ बन रही है, इट इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसके बेस पर ये जो हैं 4 तरह के क्रोमोजोम्स होंगे। पहला कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक, दूसरा कहलाएगा टेलोसेंट्रिक, तीसरा कहलाएगा मेटासेंट्रिक, और चौथा कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। ओके, तो ये जो है क्रोमोजोम्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर व्हिच इज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बीइंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एनाफेज इन द क्रोमोजोम। ओके, तो अब मान लो कि ये सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल टिप के ऊपर है और ये एक आर्म इसकी बहुत छोटी बन रही है, एक आर्म इसकी बहुत बड़ी बन रही है, तो ये कहलाएंगे टेलोसेंट्रिक। टेलो मतलब बिल्कुल, सॉरी, ये कहलाएंगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत छोटी रहेगी, ये बिल्कुल जो है किनारे पर ये सेंट्रोमियर होगा। और टेलोसेंट्रिक में क्या होगा कि बिल्कुल टिप पर होगा, दूसरी आर्म लगभग गायब लगेगी, तो ये कहलाएगा टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। और अगर सेंट्रोमियर इस तरह से है कि लगभग मिडिल में है और ये दोनों क्रोमैटिड्स लगभग इक्वल लेंथ के दिखते हैं, दे आर लुकिंग एज एग्जैक्टली और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये जो है कहलाएगा मेटासेंट्रिक। ऐसा क्रोमोजोम कैसा कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक वो होता है जिसमें ये मिडिल से कुछ अवे होगा, मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु से थोड़ा दूर होगा, तो जिससे एक आर्म जो है काफ़ी शॉर्ट लगेगी और एक आर्म जो है बड़ी लगेगी, मतलब अनइक्वल लेंथ के हो जाएंगे सब मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल से थोड़ा अवे होगा, दूर होगा, तो एक जो है इसकी आर्म थोड़ा बड़ी लगेगी और एक आर्म जो है कंपैरेटिवली छोटी रहेगी, मतलब अनइक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब जो है टाइप्स इसके कितने होते हैं, क्रोमोजोम्स के टाइप्स 2 होते हैं बेसिकली, ऑटोसोम्स एंड हेटेरोसोम्स, या इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनको सोमैटिक क्रोमोजोम्स भी इसीलिए कहा जाता है। जैसे ह्यूमन में ये 22 पेयर्स होते हैं, और ये जो हैं गोनड्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इनका जो है रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी होता है, यानी मेल और फीमेल में ये अलग अलग होते हैं। ये 1 पेयर होते हैं इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं टोटल, ठीक है। अब इनके हम फंक्शन की बात करें क्रोमोजोम्स के,
तो इनका क्या क्या फंक्शन है। तो अभी जो है आपको मैंने कुछ इसके फंक्शन बताए थे, अब एक जो है थोड़ा का मतलब सिक्वेंशियल मैनर में इसके फंक्शन जान लें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। पहला तो फंक्शन यही हुआ कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इनका है कि सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मतलब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर एमआरएनए का सिंथेसिस होती है, फिर एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन से उससे क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, और बॉडी के अंदर डेवलपमेंट इसी के वजह से हो रहा है। तो यानी सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा इनका और क्या फंक्शन है क्रोमोसोम्स का, कि ये बॉडी के अंदर हमारे मतलब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस किए और क्या कहते हैं ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, सेल की मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन हुआ, तो जो भी करेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं वो करेक्टर्स जो हैं वेरिएशन भी ला सकते हैं। तो वेरिएशन, एवोल्यूशन एंड डिफरेंशिएशन, ये तीनों चीज़ें भी ये कर सकते हैं। एवोल्यूशन, वेरिएशन एंड डिफरेंशिएशन, तो ये सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होगा, और तमाम जो है बॉडी ऑर्गन्स में, सेल्स में डिफरेंशिएशन भी इन्हीं के वजह से होता है। इसके अलावा ये सेक्स डिटर्मिनेशन का भी काम करते हैं, माने इन्हीं क्रोमोसोम के प्रेजेंस से या क्रोमोसोमल सेटअप से पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज दैट मीन्स इफ़ इट इज़ मेल और इफ़ इट इज़ फीमेल। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो जो ये 1 पेयर क्रोमोसोम है, अगर ये XX है तो दिट शोज द फीमेल करेक्टर, एंड इफ इट इज़ XY इट शोज द मेल करेक्टर। तो सो दीज आर द फंक्शंस simply, and these are all about the chromosomes. Now we will discuss about the another topic in our next video. Thank you.